इस देश में बाप जात पैसा चलता है मेरे भाई। बीजेपी, बाप जात पैसा। अगर बाप जात और पैसा नहीं है तो तुम्हारे पास एक ही विकल्प है। और जब देश 47 में आजाद हुआ, संविधान सभा का गठन हुआ, 50 में जब संविधान लागू हुआ, तो आपको मालूम होना चाहिए कि इस देश में जाति व्यवस्था के खिलाफ जो हजारों साल का संघर्ष था, उसको एक जीत हासिल हुई, उसको एक मुकाम हासिल हुआ और पहली बार ब्राह्मण और दलित को बराबर को वोट देने का अधिकार मिला। यह इस देश के संविधान से संभव हो पाया है। तुमको इस देश में वंश के नाम पर पेट में मार दिया जाता था, इस बात को याद रखना। तुमको पेट में मार दिया जाता था और तुमको अपने ही बाप को मुखाग्नि देने का अधिकार नहीं था। अपनी ही माँ की चिता पे शामिल होने का तुमको अधिकार नहीं था। अगर तुम्हारा पति मर जाए तो तुमको जिंदा जला दिया जाता था, इस बात को याद रखना, क्योंकि तुमको जीने का अधिकार नहीं है, तुम विधवा हो चुकी हो। याद रखिएगा, होमो सेपियंस होने की बुनियादी जरूरत यह है कि अगर हम रोते नहीं हैं तो हमारी माँ को भी नहीं पता चलता है कि हमको भूख लगी है, वो हमको दूध नहीं पिला पाती है। फर्ज कीजिए, चांद तो वही है ना भैया, जिसको आप करवा चौथ में भी चलनी लेकर के देखते हैं और ईद में भी देखते हैं। चांद को थोड़ी पता है कि धरती पर उसके नाम से लोग लड़ रहे हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि राजनीति है क्या। जब तक राजनीति समझ में नहीं आएगी, ये लेफ्ट राइट सेंटर ये भी समझ में नहीं आएगा। तो राजनीति क्या है? राजनीति देखिए सिंपल, समाज में जैसे संरचना होती है, घर होता है, परिवार होता है, धर्म होता है, जाति होता है, पहचान होती है, उसी तरह से राजनीति भी एक संरचना होती है। और उस संरचना के दो तरह के लोग होते हैं, एक जो उस संरचना से लाभ ले रहे हैं और एक जो उस संरचना के पीड़ित हैं। अगर आपको उस संरचना से लाभ मिल रहा है तो आप उस संरचना की अच्छाइयों को देखेंगे। अगर उस संरचना से आप पीड़ित हैं तो आप उस संरचना के खिलाफ अपने सवाल को उठाएंगे, अपनी आवाज को मुखर करेंगे। मतलब राजनीति दो ही तरह की होती है, एक होती है सत्ता की राजनीति और दूसरा होता है सत्ता के खिलाफ सत्य की राजनीति, और यही विचारधारा है। और जो सत्ता की राजनीति और सत्य की राजनीति है, इसको अगर आप भारतीय इतिहास, चिंतन और परंपरा के आधार पर देखेंगे तो भारत में हर तरह के विचार आपको देखने को मिलेंगे। भारत को किसी और देश से किसी भी प्रकार का नकल करने का जरूरत नहीं है। भारत वो देश है जहां पर हिरण्यकश्यप का अगर उदाहरण मिलता है तो अपने ही बाप के खिलाफ खड़ा होने वाला भक्त प्रहलाद का भी उदाहरण मिलता है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए हमारे साथ ताजमहल हमारे साथ देखने चलिए, आपको खूबसूरती दिखाई देगी, हमको दिखाई देगा कि बड़े मजदूरों का शोषण किया गया, उसको पेमेंट नहीं किया गया, उसको वेज नहीं दिया गया है। एक ही चीज है, उसको आप किस नजरिए से देखते हैं, ये नजरिए पे निर्भर करता है। और मुझे बताइए, गन्ने को यदि चना कहने लगे तो चने गन्ने जैसा स्वाद तो नहीं देने लगेगा ना। सिर्फ नाम बदल देने से क्या होगा? लड़ाई हमेशा सत्य और सत्ता की रहती है, और सत्य और सत्ता दोनों बदलते रहता है। ऐसा नहीं है कि यह हमेशा अस्थायी रहता है। सत्ता भी बदलता है और सत्य भी बदलता है। सत्ता का परिवर्तन भी होते रहता है, उसके अनुसार सत्य का भी परिवर्तन होते रहता है। तो फिजिक्स पढ़ा ही नहीं है, जिसको मालूम ही नहीं है कि न्यूटन के फिजिक्स में, आइंस्टाइन के फिजिक्स में और क्वांटम फिजिक्स में क्या डिफरेंस है, उसको नैनो टेक्नोलॉजी नहीं पता चलेगा, उसको एआई नहीं पता चलेगा, इंजन का डिसइंटीग्रेशन कैसे हो रहा है उसको नहीं पता चलेगा। इसीलिए पर्यावरण को बचाने के लिए जो नीतियां बनानी है वो नीतियां वो नहीं बना पाएगा। इसीलिए वो इकोलॉजी के सवाल को अपने पॉलिटिक्स में शामिल नहीं कर सकता है। इसीलिए एक अगर आप राजनेता होना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके भीतर तर्कपूर्ण वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए, और दूसरा आपको इतिहास की समझ होनी चाहिए। अगर आपको इतिहास की समझ है तो आप यह बात बखूबी समझते हैं कि राजा आपस में लड़ते थे, जनता नहीं लड़ती थी। राजा के हार या जीत जाने से जनता का भला नहीं होता था। जनता का भला आपको मालूम है कब हुआ? आजादी के आंदोलन से, उस गर्भ से। अगर आप इस देश में
सत्य की राजनीति का इतिहास ढूंढ करके निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस देश में थ्योरी ऑफ इमेंसिपेशन अगेंस्ट द एस्टेब्लिशमेंट 3 तरह की धाराएं आपको देखने को मिलेगी। पहली धारा बहुजनवादी धारा है, जिसमें आप फूले का नाम ले सकते हैं, जिसमें आप संभाजी महाराज का नाम, साहू जी महाराज का नाम, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम, बिरसा का नाम, तमाम सिद्धो कानों का इतिहास जो है आप उसके अंतर्गत देख सकते हैं। दूसरी जो धारा है वो है समाजवादी धारा, जिसमें आप तमाम समाजवादी नेताओं के रोल को देख सकते हैं, उनके कंट्रीब्यूशन को नेशन बिल्डिंग में देख सकते हैं। और तीसरा है साम्यवादी धारा। अगर ये तीनों धाराएं नहीं होती उस स्वतंत्रता आंदोलन के गर्भ में, तो जब देश आजाद हुआ 1947 में, तो कॉन्ट्रैक्ट के तहत भारत का संविधान इस देश की सर्वस्व जनता को स्वीकार नहीं होता। और एक जनता मतलब एक वोट, मतलब जो हवाई जहाज से उड़ेगा उसका भी वोट एक, और जो पैदल चलेगा उसका भी वोट एक होगा। यह सुनिश्चित किया गया है इस देश के संविधान से। देखिए, हमारे हाथ में हो, किसी व्यक्ति के हाथ में हो, तो वो रोशनी का गलत विभाजन कर सकता है, वो रोशनी का गलत वितरण कर सकता है, लेकिन अगर सोशल कॉन्ट्रैक्ट के तहत यह बात स्वीकार की गई है कि हर अंधेरे कोने में रोशनी फैलाई जाएगी, तो उसी आधार पर भारतीय व्यवस्था का निर्माण किया जाएगा। और जब देश 47 में आजाद हुआ, संविधान सभा का गठन हुआ, 50 में जब संविधान लागू हुआ, तो आपको मालूम होना चाहिए कि इस देश में जाति व्यवस्था के खिलाफ जो हजारों साल का संघर्ष था, उसको एक जीत हासिल हुई, उसको एक मुकाम हासिल हुआ, और पहली बार ब्राह्मण और दलित को बराबर को वोट देने का अधिकार मिला। यह इस देश के संविधान से संभव हो पाया है।